नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मानस सर में। और आज लेखपाल के ग्रामीण परिवेश संबंधित क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आशा करता हूं कि आपने पिछली सारी वीडियोस अच्छे से देख ली होगी। तो लास्ट क्लास में मैंने लास्ट लेक्चर में राजस्व परिषद के बारे में बताया था। राजस्व परिषद को ही आज थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और राजस्व परिषद के जो विभिन्न कार्य हैं उसको आगे और देखते हैं। ठीक है, तो आइए। तो राजस्व परिषद या रेवेन्यू डिपार्टमेंट आप कह सकते हैं। तो राजस्व का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। राजस्व का मतलब होता है कि किसान द्वारा या भूमि से संबंधित जितनी भी उत्पाद हुए या उन पे जो भी बिजनेस हुआ उससे संबंधित जो कर इकट्ठा हुआ, लगान इकट्ठा हुई, उस चीज को मेंटेन करना, उसका डेटा तैयार करना और उस लगान को विकास के कार्यों में लगाना, कृषि या भूमि विकास संबंधित या ग्रामीण संबंधित जो गरीबी उन्मूलन है उस तरफ लगाना। तो वो सारी चीजें राजस्व में आती हैं। तो राजस्व परिषद की बात करें तो सबसे पहले राजस्व का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में रेवेन्यू कहते हैं। और राजस्व का मतलब मैंने बताया, कर या लगान के द्वारा एकत्रित धन। इसको सरकार द्वारा कलेक्ट किया जाता है या एकत्र किया जाता है। इसको कलेक्ट करने का अधिकारी को ही हम कलेक्टर कहते हैं। कलेक्ट करने वाले अधिकारी को ही कलेक्टर या तहसीलदार कहते हैं। अब जो भी अधिकारी जो राजस्व को कलेक्ट कर रहा है, कलेक्टर है या तहसीलदार है, वो अपना काम सही से कर रहा है या उसमें करप्शन, भ्रष्टाचार शामिल है, इस चीज को देखने के लिए राजस्व परिषद द्वारा इसका परीक्षण किया जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि राजस्व परिषद एक ऐसी संस्था है जो राजस्व से संबंधित जो भी कार्य हो रहे हैं उनका निरीक्षण करती है। कलेक्टर द्वारा जो राजस्व मीन्स रेवेन्यू जो इकट्ठा किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, उसका निरीक्षण करना राजस्व परिषद का काम होता है। अब राज्य में अगर देखा जाए तो राजस्व परिषद राजस्व के मामलों की सर्वोच्च संस्था है। ठीक है, लगान संबंधित जो भी कलेक्शन हो रहा है उन सभी मामलों को देखने की राज्य स्तर पे जो सर्वोच्च संस्था होती है वो राजस्व परिषद है। फिर से देखिए राजस्व परिषद के बारे में। तो सबसे पहले राजस्व का मतलब मैंने बताया कि राजस्व का मतलब होता है भूमि या कृषि द्वारा जो भी लगान एकत्रित की जाती है उसी को राजस्व कहते हैं। राजस्व को कलेक्ट करने का काम, एकत्र करने का काम, इकट्ठा करने का काम कलेक्टर का होता है। उसे डीएम भी कह सकते हो आप या तहसीलदार भी कहते हैं। जो भी अधिकारी है, कलेक्टर या तहसीलदार, उसने जो राजस्व एकत्रित किया है उससे संबंधित परीक्षण राजस्व परिषद द्वारा किया जाता है। जिले में राजस्व मामले की सर्वोच्च संस्था राजस्व परिषद होती है। देख लीजिए एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे देखते हैं इसमें राजस्व परिषद। तो राजस्व परिषद जिसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी कहते हैं या रेवेन्यू डिपार्टमेंट या रेवेन्यू बोर्ड भी कह सकते हैं, इसकी स्थापना 1831 में प्रयागराज में हुई। लास्ट क्लास में मैंने बताया था, एक बार रिवाइज कर लीजिए। 1831 में प्रयागराज में हुई। 1831 से लेके सन 1947-48 तक प्रशासनिक कार्यों में और न्यायिक कार्यों में कोई ऐसा अंतर नहीं था। मतलब कोई ऐसे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या राजस्व परिषद ऐसा नहीं था जो प्रशासनिक कार्यों को अलग देखे और कोई वाद विवाद हो जाए तो न्याय से संबंधित न्यायिक कार्यों को अलग देखे, ऐसा कोई अंतर नहीं था। कब से? उसकी स्थापना जब से हुई थी 1831 से लेके 1947-48 तक ऐसा कोई डिफरेंस या अंतर नहीं था। ओके, 1947-48 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राजस्व परिषद में दो बड़े फेरबदल किए गए। ठीक है, डिमांड को, जरूरतों को देखते हुए, कार्य ज्यादा था, पेंडिंग हो जाता था, तो उन चीजों को देखते हुए राजस्व परिषद में दो बड़े फेरबदलाव किए गए। जिसमें पहला था बोर्ड परिषद के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों में विभाजन। जो भी बोर्ड था या जो भी डिपार्टमेंट था उसके प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड और न्यायिक जुडिशरी से रिलेटेड कार्यों में विभाजन कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। न्यायिक कार्यों को देखने के लिए न्यायिक कार्यालय कहां बनाया गया? प्रयागराज में। आप जानते हैं, इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, हाई कोर्ट या न्यायालय, उच्च जो न्यायालय है वो प्रयागराज में है। तो
न्यायिक कार्यालय, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो न्यायिक ऑफिस था, जो जुडिशरी ऑफिस था, न्यायिक कार्यालय था, वो प्रयागराज में उसका हेडक्वार्टर बनाया गया। और जो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड काम थे उसका हेडक्वार्टर लखनऊ में बनाया गया। ठीक है। 1964 से प्रशासनिक विभाग को 3 सदस्यीय बनाया गया। मींस जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में था उसमें 3 सदस्यीय संस्था के रूप में वहां पे बनाया गया उसे। और उन 3 सदस्यों में से एक जो था वो मेन अध्यक्ष था और 2 जो थे वो सदस्य थे। इन 3 सदस्यीय संस्था में एक अध्यक्ष था और 2 क्या थे, सदस्य थे। अध्यक्ष का काम था टैक्स से रिलेटेड चीजों को देखना, टैक्स से संबंधित कार्य अध्यक्ष के थे। ठीक है, जो राजस्व आ रहा था उससे संबंधित कार्य अध्यक्ष के थे। और लैंड सिस्टम, भूमि संबंधी चीजों को देखना, ये वो जो 2 सदस्य थे उनके कार्यों में से एक था। न्यायिक विभाग में कुल 7 सदस्य थे। न्यायिक विभाग में कुल 7 सदस्य थे। ठीक है, तो राजस्व परिषद के बारे में एक बार फिर से देख लीजिए। इसकी स्थापना 1831 में हुई। सन 1831 से लेके 1947-48 तक न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों में कोई विभाजन नहीं था। 1947 में राजस्व परिषद में 2 बड़े फेरबदलाव किए गए। 2 जो चेंजेस किए गए उसमें से पहला चेंज था कि जो राजस्व परिषद का न्यायिक कार्यालय था, जो न्यायिक कामकाज थे उनको अलग कर दिया गया, जो प्रशासनिक कामकाज थे उनको अलग कर दिया गया। न्यायिक कार्यालय जुडिशरी सिस्टम से रिलेटेड जो भी ऑफिस था वो प्रयागराज में उसका हेडक्वार्टर बनाया गया। एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो ऑफिस था लखनऊ में उसका हेडक्वार्टर बनाया गया। 1964 से प्रशासनिक विभाग को 3 सदस्यीय बना दिया गया, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ था। उसमें 3 सदस्यों के अंतर्गत उसको रखा गया और उन 3 सदस्यों में से एक अध्यक्ष था और 2 अन्य सदस्य थे। अध्यक्ष का जो काम था वो टैक्स से रिलेटेड चीजों को देखना था और जो बचे हुए 2 सदस्य थे वो लैंड सिस्टम से रिलेटेड चीजों को देखते थे। न्यायिक विभाग की बात करें, जिसका हेडक्वार्टर कहां था, प्रयागराज में, तो न्यायिक विभाग का कार्यालय मैंने बताया प्रयागराज में था और इसमें कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। पूछा जाता है प्रशासनिक में सदस्यों की संख्या 3, एक अध्यक्ष 2 सदस्य, और न्यायिक में सदस्यों की संख्या 7। प्रशासनिक कार्यालय का हेडक्वार्टर लखनऊ और न्यायिक कार्यालय का हेडक्वार्टर प्रयागराज, जिसको हम पहले इलाहाबाद भी कहते थे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं राजस्व परिषद, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कुछ प्रशासनिक कार्य, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क क्या है उसको देखते हैं और उसके बाद फिर उसके जुडिशरी एक मिनट। ओके, सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। राजस्व परिषद के जो प्रशासनिक कार्य हैं उनको हम देखते हैं। तो राजस्व परिषद के जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड वर्क है उसमें पहला आता है निरीक्षण व दिशा निर्देश व नियंत्रण करना। ठीक है, तो जो भी वर्क हुआ, जो भी कलेक्टर या उसके अंतर्गत जो अधिकारियों ने वर्क किया वो किसी से भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। मोस्टली वो कलेक्टर या डीएम से ही इंफॉर्मेशन लेते हैं या तहसीलदार से ही जानकारी ली जाती है। तो उनके कार्यों का निरीक्षण करना, उन्हें डायरेक्ट करना, उन्हें दिशा निर्देश देना और उन पर कंट्रोल रखना, ये राजस्व परिषद के प्रशासनिक कार्यों में आता है। अब किनके कार्यों का निरीक्षण दिशा निर्देश करता है, मंडलायुक्त जिसको डिविजनल कमिश्नर कहते हैं, कलेक्टर, एसडीओ, तहसीलदार और नायब तहसीलदार, इनके कार्यों का निरीक्षण करना और इन्हें दिशा निर्देश देना कि किस तरीके से जो भी प्लान है गवर्नमेंट का उसको एग्जीक्यूट करना है, किस तरीके से उसे फॉलो करना है और उसको कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। ये सारे अधिकारी हो गए। दूसरा पॉइंट, नायब तहसीलदार व सदर कानूनगो की स्थापना करना। ठीक है, अगला है जिले में तहसीलों की स्थापना, जिले व तहसीलों की, डिस्ट्रिक्ट बनाना और तहसीलों की स्थापना करना भी राजस्व परिषद का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। चौथा, सर्वेक्षण, सेटलमेंट सर्वे का रिकॉर्ड रखना। पांचवा, भूलेखों का रखरखाव करना। नेक्स्ट है भूमि व कृषि संबंधित आंकड़े जारी करना, भूमि व कृषि संबंधित आंकड़े जारी करना। ये राजस्व परिषद के कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासनिक वर्क हैं, कार्य हैं। फिर से देख लीजिए, निरीक्षण व दिशा निर्देश करना, किसका निरीक्षण व दिशा निर्देश करना, मंडलीय आयुक्त जिसको डिविजनल कमिश्नर कहते हैं, कलेक्टर, एसडीओ, तहसीलदार और नायब तहसीलदार। अगला, नायब तहसीलदार और सदर कानूनगो की व्यवस्था करना या स्थापना करना, जिले एवं तहसीलों की स्थापना करना,
सर्वेक्षण सेटलमेंट सर्वे का रिकॉर्ड बनाना या रिकॉर्ड रखना, भूलेखों का रख रखाव करना, भूमि व कृषि संबंधित आंकड़े जारी करना, ये राजस्व परिषद के कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे प्रशासनिक कार्यों को देखेंगे तो उसमें आता है भूमि सुधार से संबंधित कार्य, लेखपाल कानून को आदि का प्रशिक्षण ट्रेनिंग राजस्व परिषद या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू द्वारा ही दी जाती है, ये भी उसके प्रशासनिक कार्यों में से है। भूमि अधिग्रहण से संबंधित जानकारी, भूमि अधिग्रहण करवाना भी कह सकते हैं आप। शहरी जमींदारों को समाप्त करना, ये भी राजस्व परिषद का प्रशासनिक कार्य है। जमींदारी अधिनियम से प्रभावितों को मुआवजा करना, जमींदारी अधिनियम जो लागू हुआ उससे क्या होता कि एक निश्चित भूमि ही एक व्यक्ति के पास हो सकती थी, उससे अधिक की भूमि किसकी हो जाती थी, उससे अधिक की भूमि हो जाती थी सरकार की। तो उससे जो बड़े बड़े राजा थे उनको वो बहुत प्रभावित हुए, उनको भी काफी लॉस हुआ, काफी नुकसान हुआ, तो उनको भी मुआवजा देना। जमींदारी अधिनियम से प्रभावितों को मुआवजा देना, ये राजस्व परिषद का प्रशासनिक कार्य है। यूपी लैंड सीलिंग अधिनियम का प्रशासन करना, उसको एक्शन में लाना। भूमि विकास कर, ये देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भू राजस्व, चकबंदी मूल्य, क्योंकि चकबंदी जब होती है तो उसके लिए एक निश्चित अमाउंट में पैसा खर्च किया जाता है, फीस ली जाती है, तो चकबंदी मूल्य। वाहन कर, व्यापार कर, एक्साइज ड्यूटी, कृषि बीज संबंधी ऋण, औद्योगिक ऋण, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज, ये सारी चीजें राजस्व परिषद के प्रशासनिक कार्यों के अंतर्गत आती हैं। देख लीजिए, भूमि सुधार, लेखपाल कानून गो का प्रशिक्षण, भूमि अधिग्रहण, शहरी जमींदारों को समाप्त करना, जमींदारी अधिनियम से प्रभावित लोगों को मुआवजा देना, यूपी लैंड सीलिंग अधिनियम का प्रशासन, भूमि विकास कर, भू राजस्व, चकबंदी मूल्य, वाहन कर, व्यापार कर, एक्साइज ड्यूटी, कृषि संबंधी ऋण, औद्योगिक ऋण और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज मींस बिजली का बकाया, इन सब चीजों से संबंधित कार्य राजस्व परिषद के प्रशासनिक कार्यों के अंतर्गत आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब राजस्व परिषद के अन्य कार्य अगर देखा जाए, अदर वर्क देखे जाए, तो सूखा, बाढ़, अकाल, महामारी इत्यादि जो भी नेचुरल क्लेमिटीज, ऐसी कुछ विषम परिस्थितियां समाज में उत्पन्न हो जाती हैं, गांव में उत्पन्न हो जाती हैं, जो कि फेवरेबल नहीं है लोगों के लिए, ठीक है, तो उन चीजों के उस अवस्था, उस समय राज्य प्रशासन जो स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसकी सहायता करना, उसकी हेल्प करना, यह भी राजस्व परिषद का ही कार्य है। कृषि एवं पशु का सर्वेक्षण या जनगणना करना, कृषि एवं पशु की संख्या का सर्वेक्षण या जनगणना करना। लघु बचत योजनाओं से संबंधित कार्य भी राजस्व परिषद के अंतर्गत ही आते हैं। लघु बचत योजनाओं से संबंधित कार्य भी राजस्व परिषद के अंतर्गत आते हैं। तो एक बार अदर वर्क में देख लो, सूखा, बाढ़, अकाल, महामारी आदि के समय भी राज्य प्रशासन की सहायता करना, यह भी राजस्व परिषद का कार्य है। कृषि एवं पशु सर्वेक्षण अथवा जनगणना करना, लघु बचत योजनाओं से संबंधित कार्य भी राजस्व परिषद के प्रशासनिक कार्यों में आते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ले लीजिए। अगला आता है राजस्व परिषद के न्यायिक कार्य। तो राजस्व परिषद के जो न्यायिक कार्य हैं, जुडिशरी सिस्टम से रिलेटेड वर्क है, उसमें उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित कोई भी अपील, अगर किसी को लगता है कि इस अधिनियम के द्वारा उसके साथ कुछ अन्याय हुआ है, तो उससे रिलेटेड कोई भी पिटीशन, कोई भी अपील राजस्व परिषद, मैंने बताया था न्यायिक शाखा कहाँ है, प्रयागराज में वो अपील की जा सकती है। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित कोई भी अपील राजस्व परिषद प्रयागराज में की जा सकती है। सवाल पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार से संबंधित अगर कोई वाद है तो उसकी अपील कहाँ की जा सकती है, तो राजस्व परिषद की न्यायिक शाखा जो कि प्रयागराज में है, वहां पे उसकी अपील की जा सकती है। रामपुर टेनेंसी एक्ट, इंडियन स्टाम्प एक्ट, यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट, ट्रेजर ट्रूव एक्ट या निखात निधि अधिनियम, ये सारी चीजें राजस्व परिषद की प्रशासनिक कार्यों के अंतर्गत आती हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे इसको। मोटर वाहन अधिनियम
आरटीओ के आदेश के विरुद्ध अपील राजस्व परिषद की प्रशासनिक शाखा लखनऊ में की जा सकती है। आरटीओ के आदेश, आरटीओ का जो ऑर्डर है उसके अगेंस्ट में अगर आपको कोई पिटीशन करनी है, कोई पिटीशन डालनी है, तो राजस्व परिषद की प्रशासनिक शाखा कहां पे है? लखनऊ में, वो अपील की जा सकती है। तो फिर से देख लीजिए, राजस्व परिषद के न्यायिक कार्य, उत्तर प्रदेश उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित कोई भी अपील राजस्व परिषद के प्रयागराज में की जा सकती है, राजस्व परिषद प्रयागराज में की जा सकती है। रामपुर टेनेंसी एक्ट, इंडियन स्टैंप एक्ट, यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट, ट्रेजर ट्रोव एक्ट, मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत आरटीओ के विरुद्ध, आरटीओ के आदेश के विरुद्ध अगर कोई अपील करनी है तो राजस्व परिषद के प्रशासनिक शाखा जो कि लखनऊ में है वहां पे वो अपील की जा सकती है। आपको ये मेरी आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको ये मेरी क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ नोट्स भी बनाते रहिए। जितनी भी क्लासेस में ले रहा हूँ ग्रामीण परिवेश से रिलेटेड, आने वाली क्लासेस में मैं एग्रीकल्चर, कृषि से संबंधित चीज़ों को डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।